हेलो, गुड मॉर्निंग। कल हम लोग पैसिव वॉइस शुरू किए थे, आज उससे आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कल मैंने आपको पैसिव वॉइस के हेल्पिंग वर्ब का चार्ट दिया था। आज मैंने वो नहीं दिया है क्योंकि मुझे मालूम है आप लोगों ने याद कर लिया होगा। नहीं किए हैं तो उसको एक बार देख लीजिए और उसे याद कर लीजिए। आज मैं सिर्फ स्ट्रक्चर लिखा हूँ और कुछ एग्जाम्पल लिखा हूँ। ठीक है, समझते हैं। इसको मैंने कल भी बताया था आपको। ये अफर्मेटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस दोनों में काम करेगा, और ये नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस दोनों में काम करेगा। ओके, यह एक्टिव वॉइस, यह है पैसिव वॉइस। सब्जेक्ट, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होता है, फिर हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ये किसी भी टेंस में इसी सीक्वेंस में होता है। कल मैंने बताया था टेंस जब बदलते हैं तो हेल्पिंग वर्ब का रूप बदलता है और मेन वर्ब का रूप बदलता है। हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाता है, कई बार इज आर एम आता है, कई बार डू डज आता है, कई बार डिड आता है। ओके, और मेन वर्ब का रूप बदलता है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन वर्ड आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आता है, फिर सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब अपने रूप बदलते हैं टेंस के अनुसार। ओके, अब देखिए कल मैंने बताया था आपको सिर्फ दो चीज़ें इसमें ध्यान देनी है। दो चीज़ें, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है, और एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट बनता है। उस ऑब्जेक्ट से पहले अक्सर प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं, हमेशा नहीं। कुछ ऐसे सेंटेंसेस हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिनके बाद हम बाई का प्रयोग नहीं करते हैं। उसे हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ लेंगे, पार्ट 3 या पार्ट 4 में देखेंगे। अभी हम देखते हैं जिसमें बाई का प्रयोग करते हैं। ऐसे ही अब देखिए, जहाँ पे सब्जेक्ट है वहीं पे सब्जेक्ट है, लेकिन यह सब्जेक्ट एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट है जो नया सब्जेक्ट बना है। ओके, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब पैसिव वॉइस हमेशा थर्ड फॉर्म में आता है, तो थर्ड फॉर्म मैंने लिखा है। फिर मेन वर्ब के बाद तुरंत ऑब्जेक्ट नहीं आएगा पैसिव वॉइस में, यहाँ पे एटसेट्रा अगर कुछ है तो हम यहाँ पर रखेंगे, और फिर इस सब्जेक्ट को हम बाई लगा करके ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसी तरह से क्वेश्चन वर्ड जहाँ रहेगा पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड वहीं रहेगा। हेल्पिंग वर्ब जहाँ एक्टिव वॉइस में वहीं पैसिव वॉइस में भी रहेगा। लेकिन अक्सर पैसिव वॉइस में दो हेल्पिंग वर्ब आ जाते हैं, अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर। उस कंडीशन में अगर हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड में आया हो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो दोनों वर्ड्स के बीच में, दो वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब के रूप में आए हैं, तो दोनों के बीच में हम सब्जेक्ट रखेंगे। ओके, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म एटसेट्रा, और बाई लगाकर ये जो नया वाला सब्जेक्ट है ये वहाँ चला जाएगा, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल है, द कारपेंटर इज मेकिंग अ टेबल। पता है, द कारपेंटर सब्जेक्ट, इज हेल्पिंग वर्ब, मेकिंग मेन वर्ब, और टेबल ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे और टेबल बन गया सब्जेक्ट। क्लियर? इसके बाद हेल्पिंग वर्ब, आपको पता है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब इज आर एम के साथ बीइंग का प्रयोग करते हैं, तो हो गया इज बीइंग। कल हमने ऐसे अच्छे से समझा था। फिर आएगा मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म मेकिंग, तो हो जाएगा मेड, एटसेट्रा कुछ है ही नहीं। फिर क्या आएगा, बाई के साथ ऑब्जेक्ट, ये नया वाला सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा, तो बाई, और ये कारपेंटर ऑब्जेक्ट बन गया, द कारपेंटर। क्लियर? समझ में आ गया? अब ये सेंटेंस अगर नेगेटिव होता, द कारपेंटर इज नॉट मेकिंग अ टेबल, उस कंडीशन में क्या करते? उस कंडीशन में यहाँ पर भी इसके बाद नॉट का प्रयोग कर देते। यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड्स के रूप में आया, तो दोनों के बीच में हम नॉट रख देंगे। अ टेबल इज नॉट बीइंग मेड बाय द कारपेंटर। क्लियर? अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता, अगर यहाँ पे यह इज यहाँ न रह करके यहाँ पे आ जाए, तब यह सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इज द कारपेंटर नॉट मेकिंग अ टेबल, उस कंडीशन में हम भी पैसिव वॉइस में हम क्या करेंगे, इस चीज़ को हटा करके यहाँ कर देंगे, बीइंग वहीं पर आएगा। इज अ टेबल नॉट बीइंग मेड बाय द कारपेंटर, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर क्वेश्चन वर्ड भी आ जाए, यहाँ पर हो वाई इज़ द कारपेंटर नॉट मेकिंग अ टेबल, इस वाई को हम यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में भी वाई लगा देंगे। कुछ नहीं करना है, बस वेरी सिंपल। जो चीज़ यहाँ पे होगा एक्टिव वॉइस में चेंज, वही पैसिव वॉइस में भी चेंज हो जाएगा। नेगेटिव करना है तो इसमें भी नॉट लगेगा। यहाँ पे इंट्रोगेटिव कर रहे हैं तो जहाँ पे हेल्पिंग वर्ड यहाँ भी यूज़ कर रहे हैं, यहाँ पर भी पैसिव वॉइस में भी हेल्पिंग वर्ड वही यूज होगा। क्वेश्चन वर्ड यहाँ जहाँ यूज होगा, पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन वर्ड वहीं यूज होगा। यहाँ पर देख लीजिए, क्वेश्चन वर्ड जहाँ है वहीं पर क्वेश्चन वर्ड है, हेल्पिंग वर्ड जहाँ है वहीं हेल्पिंग वर्ब है। सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपनी जगह बदलेंगे, चाहे वो सेंटेंस अफर्मेटिव नेगेटिव हो या इंट्रोगेटिव हो। क्लियर? सिर्फ सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट अपने स्थान बदलेंगे, बाकी सारी चीज़ें उसी सीक्वेंस में अपने अपनी जगह पे आ जाएंगी। एक और एग्जांपल से देखते हैं। सी हैज़ रिटेन अ पोयम। सी सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, रिटेन मेन वर्ब, अ पोयम ऑब्जेक्ट। अ पोयम को हम इधर ला देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे।
अ पोयम, क्लियर। फिर ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, तो प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। अ पोयम सिंगुलर नंबर तो हैज़ बीन का प्रयोग करेंगे। फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म देख लीजिए, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म तो रिटेन हो गया, एटसेट्रा कुछ नहीं है तो बाई के साथ ऑब्जेक्ट आ जाएगा, और ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनेगा तो बाई के साथ शी का हर हो गया। सी हैज़ रिटेन अ पोयम, पैसिव वॉइस बना, अ पोयम हैज़ बीन रिटेन बाई हर। ओके, अगर ये सेंटेंस नेगेटिव होता तो क्या करते, यहाँ पे एक्टिव वॉइस में क्या होता, हैज़ के बाद नॉट आ जाता, उस कंडीशन में यहाँ पे भी हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे, क्लियर। इंट्रोगेटिव होता तो क्या होता, ये हैज़ यहाँ से हट करके यहाँ आ जाता, तो यहाँ पर भी इस हैज़ को हटा करके इधर कर लेते हैं। ओके, जैसे हैज़ सी नॉट रिटेन अ पोयम, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क हो जाएगा, तो यहाँ पर भी वही होगा, हैज़ अ पोयम नॉट बीन रिटेन बाई हर। ओके, अगर इसमें क्वेश्चन वर्ड वाई लगा हो, वाई हैज़ सी नॉट रिटेन अ पोयम, तो यहाँ पर भी वाई कर देंगे, वाई हैज़ अ पोयम नॉट बीन रिटेन बाई हर। ओके, एक और एग्जांपल देखते हैं, आई शैल हेल्प यू। ओके, आई सब्जेक्ट, शैल हेल्पिंग वर्ब, हेल्प मेन वर्ब, यू ऑब्जेक्ट, क्लियर। आई सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब ऑब्जेक्ट एटसेट्रा, आई नहीं है तो हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, यू आ जाएगा सब्जेक्ट के स्थान पे। यू का ऑब्जेक्ट भी यू होता है, सब्जेक्ट भी यू होता है, कल हम लोग चार्ट में देखे थे। फिर क्या आएगा, अब आएगा हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आई था तो शैल था, लेकिन यहाँ पे यू हो गया सेकेंड पर्सन प्रोनाउन तो विल हो जाएगा। ओके, और फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में पैसिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं, क्लियर। तो यहाँ पे विल बी हो गया है, ये फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, आपको पता है। आई शैल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस है, तो इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब पैसिव वॉइस का विल बी या शैल बी का प्रयोग करते हैं। तो यू, यह यू ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर करके सब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट यू सेम ही होते हैं। विल बी, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब है हेल्प तो हो जाएगा हेल्प्ड, फिर आएगा एटसेट्रा है ही नहीं, बाई के साथ ऑब्जेक्ट, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा, यह आई अब उठ करके यहाँ पे जा रहा है, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, मी हो जाएगा, आई का मी होता है और उससे पहले हम बाई का प्रयोग करेंगे। आई शैल हेल्प यू, यू विल बी हेल्प बाई मी, क्लियर। लास्ट में फुल स्टॉप। नेगेटिव हो तो क्या करेंगे, शैल नॉट होता है यहाँ पे, अगर नेगेटिव होता तो यहाँ पे हम विल नॉट बी कर देते हैं, क्लियर। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो जाए, अगर शैल या पहले आ जाए, शैल आई नॉट हेल्प यू क्वेश्चन मार्क, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इस विल को हम पहले कर लेंगे, यहाँ से विल हट जाएगा तो हो जाता विल यू नॉट बी हेल्प बाई मी क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर वाई भी होता, वाई शैल आई नॉट हेल्प यू, तो यहाँ पर भी हम वाई लगा देते, वाई विल यू नॉट बी हेल्प्ड बाई मी, क्लियर। बहुत आराम से समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, पैसिव वॉइस बहुत ईजी होता है। ओके, अब मैं कुछ एग्जांपल आपको बता रहा हूँ जहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस में ले करके ऑब्जेक्ट बनाने की। जैसे यहाँ पर दिया है समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, समवन सब्जेक्ट, हैज़ हेल्पिंग वर्ब, स्टोलन मेन वर्ब, माई पेन ऑब्जेक्ट। माई पेन को हम पहले ला देंगे, सब्जेक्ट बन गया। हैज़ है तो हम क्या करेंगे, हैज़ बीन, क्लियर। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पैसिव वॉइस में हैज़ बीन का प्रयोग करते हैं या हैव बीन का प्रयोग करते हैं। तो माई पेन हैज़ बीन, स्टोलन मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब देखिए समवन की ज़रूरत है क्या इसमें, मेरा पेन चुराया गया किसी के द्वारा, क्या ज़रूरत है किसी के द्वारा, ये तो पता ही है चुराएगा, पता ही नहीं किसने चुराया, समवन बोलने की ज़रूरत नहीं है। एक्टिव वॉइस था समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया। एक्टिव वॉइस में आपको सब्जेक्ट देना ही होता है, सब्जेक्ट ही एक्टिव होता है, लेकिन पैसिव में मैंने बताया था सब्जेक्ट की कोई ज़रूरत नहीं है, जब ज़रूरत पड़े तो करें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें ऑब्जेक्ट ही ज़्यादा फोकस होता है, ज़्यादा एक्टिव होता है। माई पेन यहाँ पे मेन काम, मेन फोकस हुआ है पेन चोरी होने का, ठीक है। तो हम जब पैसिव वॉइस करेंगे मेरा पेन चोरी हो गया है तो हो जाएगा माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, किसी के द्वारा कहने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए समवन बाई समवन लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस एक्टिव वॉइस रहेगा समवन हैज़ स्टोलन माई पेन, तो पैसिव वॉइस हो जाएगा माई पेन हैज़ बीन स्टोलन, फुल स्टॉप। ओके, अगर नेगेटिव होता हैज़ नॉट स्टोलन माई पेन, तो यहाँ पर भी हम हैज़ के बाद नॉट का प्रयोग कर देते हैं, सिंपल। माई पेन हैज़ नॉट बीन स्टोलन,
इंट्रोगेटिव होता हैज़ पहले आ जाता, हैज़ यहाँ से हट जाता, तो हैज़ समवन नॉट स्टोलन माई पेन। फिर यहाँ पे भी हम क्या करते, हैज़ को पहले लाते, हैज़ माई पेन, यहाँ से हैज़ हट जाता, नॉट स्टोलन, नॉट बीन, हाँ नॉट बीन स्टोलन, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लग जाता। क्लियर? वाई रहता तो वाई आ जाता इंट्रोगेटिव में। इसी तरह का एक और एग्जांपल लिखते हैं, पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। लोग पूरी दुनिया में इंग्लिश बोलते हैं। क्लियर? जब पैसे करेंगे तो लोग की क्या ज़रूरत है, इंग्लिश पूरी दुनिया में बोली जाती है, पर्याप्त है। तो क्या करेंगे, अब देखिए इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, तो इंग्लिश को हम पहले ला देंगे, सब्जेक्ट बना देंगे। उसके बाद ये प्रेजेंट इन्फिटेंस है, तो पैसिव वॉइस में इज आर एम का प्रयोग करते हैं, तो इज हो गया हेल्पिंग वर्ब। इंग्लिश इज, फिर मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म स्पीक, स्पोकन। फिर क्या आएगा, जो छूटा हुआ ऑब्जेक्ट है, छूटा हुआ ऑब्जेक्ट क्या है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, तो उसको लिख देंगे ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब सब्जेक्ट वहाँ जाता बाई लगाकर, उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है। इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय द पीपल कहने की ज़रूरत है क्या, नहीं, पूरी दुनिया में इंग्लिश बोली जाती है, लोगों द्वारा कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इंग्लिश इज स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड इज कंप्लीट सेंटेंस। ओके, अब यह अगर नेगेटिव होता तो क्या करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं करते, लेकिन नेगेटिव में करते हैं। पीपल प्रोल नंबर है, तो हम क्या करेंगे, डू या डज का प्रयोग करेंगे। क्या लगाएं, डू का प्रयोग हो जाएगा, तो हो जाएगा डू नॉट। अगर नेगेटिव हो तो हो जाएगा पीपल डू नॉट स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड। जब भी डू या डज का प्रयोग होता है तो मेन वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म में प्रयोग होता है। अब यहाँ पे क्या हो जाता है, यहाँ पे डू नॉट हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, तो हमने लिख दिया हेल्पिंग वर्ब, लेकिन यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, दोबारा हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, बस नॉट हम लिख देंगे, इसके बाद नॉट आ जाएगा। इंग्लिश इज़ नॉट स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। इंट्रोगेटिव होता है तो क्या होता, यही डू पहले आ जाता, डू पीपल नॉट स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, यहाँ क्वेश्चन मार्क होता, तब उस कंडीशन में हम क्या करते, इस इज को हम पहले कर लेते, इज इंग्लिश नॉट स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड क्वेश्चन मार्क। ओके, अगर नेगेटिव नहीं होता है यहाँ पे, तो यहाँ से भी नॉट हट जाता, डू पीपल स्पीक इंग्लिश ऑल ओवर द वर्ल्ड, इज इंग्लिश स्पोकन ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्लियर, समझ में आ गया? मुझे लग रहा पर्याप्त है। कल हम लोग समझेंगे ऐसे कितने सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें किस तरह के कैसे सेंटेंस हो सकते हैं जिसमें बाई का प्रयोग ना करें। बहुत सारे ऐसे सेंटेंस हैं जिसमें बाई नहीं आता है, जैसे इसमें सारे में बाई आया है। ठीक है, तो कुछ ऐसे इंग्लिश में कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जिनके बाद प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग नहीं करते हैं, विद का प्रयोग करते हैं, ऐड का प्रयोग करते हैं, इन का प्रयोग करते हैं, टू का प्रयोग करते हैं, एक्सेट्रा। उसको मैं कल बता देता हूँ एक लेक्चर वीडियो में। कल इस तरह के सेंटेंसेस हम लोग समझ लेंगे। ओके, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।